शिव शिव। हेलो दोस्तों, बीके वारनेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने वीडियो में आयुर्वेद और मोटिवेशन तथा करंट अफेयर के बारे में चर्चा करता हूँ। सर्वप्रथम आयुर्वेद से आज अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। आइए स्टार्ट में जैसे मैं बता चुका हूँ पहले आपको, कफ, वात और पित्त के बारे में संक्षिप्त में चर्चा हो चुकी है। वात के बारे में अलग से विस्तार पूर्वक भी लगभग चर्चा हो चुकी है। वात के बारे में, वात दोष के बारे में थोड़ा कुछ आइए और जानते हैं। इसके बाद हम पित्त दोष के बारे में डिटेल से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। थोड़ी कुछ और जानकारी वात दोष के बारे में लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि वात शब्द का अर्थ है हवा की तरह बहना या चलना। वायु और अंतरिक्ष जैसे तत्वों से युक्त वात मन और शरीर में सभी गतिविधियों का प्रबंधन करता है। यह रक्त प्रवाह, अपशिष्ट की निकासी, श्वास और मस्तिष्क में विचारों की गति को नियंत्रित करता है। जैसा कि बता भी चुका हूँ आपको कि वात शुष्क, ठंडा, हल्का, गतिशील, परिवर्तनशील, सूक्ष्म, खुरदुरा और तेज होता है। चूँकि पित्त दोष और कफ दोष इसके बिना नहीं चल सकते, इसलिए वात को इन तीन आयुर्वेदिक दोषों में अग्रणी माना जाता है। वात को अच्छे से संतुलन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वात के ही कारण शरीर में लगभग 80 रोग उत्पन्न होते हैं। वात दोष को इसके खंडों, भागों, इसके उपदोषों द्वारा सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वात दोष को उसके शरीर में स्थान और काम के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। इसको 5 उपदोष कहते हैं। वात के ये 5 उपदोष हैं। वात दोष के फर्स्ट प्राणवायु, दूसरा समान वायु, तीसरा व्यान वायु, चौथा उदान और पांचवा अपान वायु। प्राणवायु के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। इन पांचों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। प्राणवायु के बारे में आइए देखते हैं। प्राणवायु या तंत्रिका बल पेट से गले तक फैलता है, मस्तिष्क में केंद्रित होता है, सांस लेने और निगलने और छींकने, थूकने और डकार लेने का प्रबंधन करता है। यह भोजन, पानी और हवा जैसी चीज़ों को ढांचे में डालने के लिए जिम्मेदार है। यह इंद्रियां, मस्तिष्क, हृदय और चेतना को नियंत्रित करता है। यह ब्रह्मांडीय जीवन ऊर्जा का हमारा हिस्सा है और शरीर में अन्य बात को समन्वित करता है। यह जीवन में हमारी प्रेरणा या सकारात्मक भावना को नियंत्रित करता है और हमें हमारे आंतरिक स्व से जोड़ता है। प्राण शब्द का उपयोग सामान्य रूप से बात को दर्शाने के लिए एक व्यापक अर्थ में किया गया है, क्योंकि सभी बात इसी से उत्पन्न होते हैं। आइए समान वायु के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यह पेट से नाभि तक फैला हुआ
छोटी आंत में केंद्रित और पाचन तंत्र के पीछे तंत्रिका तंत्र में स्थित रहता है। यह पाचन और आत्मसात के लिए जिम्मेदार है और प्राण और अपान को संतुलित रखने में भी मदद करता है। समान बात सभी शारीरिक ढांचों में संतुलन बनाए रखता है। व्यान वायु हृदय में अपने स्थान से पूरे शरीर में व्याप्त होकर रक्त और विभिन्न तरल पदार्थों को प्रसारित करके पोषण का प्रसारण करता है तथा गति, विस्तार और संकुचन, पसीना और अन्य ऐसी क्रियाएं, आवेग और स्रावों का निर्वहन जैसे उत्पन्न करता है। थोड़ा थोड़ा वर्क है इन सबों का। उदान वायु ये ऊपर की ओर गतिमान होने वाली वायु है। यह गले से लेकर शीर्ष के सभी ऊपरी हिस्से तक फैली हुई, छाती में स्थित और गले में केंद्रित। यह श्वास छोड़ने और बोलने का प्रयास, उत्साह, स्मृति, ऊर्जा, रंग, शरीर की अपनी जन्मजात स्थिति को संचारित करने के तरीकों में से एक को नियंत्रित करती है। उदान जीवन में हमारी इच्छाओं को निर्धारित करता है। मृत्यु के समय यह शरीर से ऊपर उठती है और हमारी इच्छा शक्ति और इसके माध्यम से यात्रा करने वाले कर्म के अनुसार हमें विभिन्न साधारण ब्रह्मांडों की ओर ले जाती है। जब यह पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो यह हमें बाहरी दुनिया से ऊपर उठने की क्षमता देती है, साथ ही रहस्यमय शक्तियाँ भी देती है। योग का अभ्यास मुख्य रूप से उदान वायु को विकसित करने से जुड़ा है। अपान वायु। अपान वायु का मतलब यह वायु नीचे की ओर गति करने वाली वायु है। नाभि से लेकर गुदा तक फैली हुई, बृहदान्त्र में केंद्रित है। यह उत्सर्जन, पेशाब, मस्तिष्क, धर्म, प्रसव और यौन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। अपान नीचे की ओर जाने वाली वायु जीवन शक्ति को नीचे ले जाती है और चेतना के विघटन या सीमा को लाती है। अपान वात के अन्य सभी रूपों का समर्थन और नियंत्रण करता है। इसकी गड़बड़ी अधिकांश वात समस्याओं का आधार है, क्योंकि यह बृहद यानी बड़ी आंत में इसका मूल निवास स्थान है। नीचे की ओर बढ़ने वाली शक्ति के रूप में जब यह उत्तेजित होती है तो यह क्षय और विघटन का कारण बनती है। इस प्रकार वात के उपचार में अपान का उपचार प्राथमिक विचार करना चाहिए, यानी पेट को साफ करने वाली औषधि आयुर्वेद में जरूर देनी चाहिए। वात दोष को संतुलित कैसे करें, आइए शॉर्ट में बात करते हैं। जब आप आराम करते हैं तो आप भी खुश और अच्छा महसूस करते हैं। एक गर्म आरामदायक जगह, एक गर्म बिस्तर और गर्म पानी से स्नान करने में वात दोष को कम करने के लिए मदद मिलती है। आयुर्वेद में वात को संतुलित करने के लिए सबसे आदर्श दृष्टिकोण के रूप में तेल लगाना और शरीर की मालिश करने की सलाह दी जाती है। आप अभ्यंग नामक एक पारंपरिक आयुर्वेदिक बॉडी मसाज करवा सकते हैं या आप खुद मालिश कर सकते हैं। वात दोष को शांत रखने के लिए स्वयं को पोषित करें। वात को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक ठंडा भोजन, जमे हुए भोजन, सूखा भोजन, कड़वे, कसैले और तीखे स्वाद वाले
खाद्य पदार्थ हैं। हालांकि मीठे, नमकीन, खट्टे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों के साथ मीठे, तैलीय और गरिष्ठ खाद्य पदार्थों का सेवन वात को संतुलित करने में मदद कर सकता है। गर्म प्रभाव वाला भोजन वात को संतुलित करता ही है, जबकि ठंडा और जमे हुए भोजन संतुलन को बिगाड़ते हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के भोजन आपको कैसे प्रभावित करते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट मोटिवेशन के तरफ चलते हैं। अगले वीडियो में हम पित्त के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम अभी मोटिवेशन के बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारी शारीरिक संरचना वात, पित्त, कफ प्रकृति से युक्त है, उसी प्रकार हमारी मानसिक संरचना भी 3 गुणों सत्व, रज, तम से युक्त है। सत्व गुण जो सात्विक आहार से प्राप्त होता है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि सात्विक आहार सत्वगुणी लोगों का प्रिय आहार है, जो आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि प्रदान करता है। सात्विक आहार पचने में हल्का और प्राण ऊर्जा से भरपूर होता है। हम राजसिक आहार और तामसिक आहार का प्राण ऊर्जा के संबंध में के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो आहार बहुत कड़वा या खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा और जलन पैदा करने वाला होता है, वह रजोगुणी लोगों को प्रिय होता है। वह रजोगुणी या राजसिक आहार होता है। इस प्रकार का आहार व्यक्ति में स्फूर्ति और उत्तेजना प्रदान करता है। इसके सेवन से व्यक्ति कामुक और आवेशपूर्ण स्थिति में पहुंचने लगता है। इस प्रकार के आहार में राजस गुण होता है। यह आहार मुख्य रूप से अधिक शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के लिए होता है, जैसे किसान, मजदूर, घरेलू काम करने वाली औरतें, गर्भवती महिलाएं आदि। राजसिक आहार शरीर में वात और पित्त के स्तर को बढ़ा सकता है। ये खाद्य पदार्थ शरीर और मन को क्रियाशील बनाते हैं। जब इन्हें अधिक मात्रा में लिया जाता है तो बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा का कारण बन जाता है, जिससे हमारी प्राण ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। हमारी ऊर्जा का इनके मेटाबॉलिज्म में अनावश्यक रूप से हरासमेंट होने लगता है। राजसिक आहार खाने में कुछ पदार्थ जैसे मसाले, काफ़ी, चाय, चीनी, प्याज, लहसुन और तले हुए फूड्स आदि शामिल हैं। राजसिक खाना या आहार स्वादिष्ट तो होता है। इस तरह का खाना कुछ समय के लिए तुरंत एनर्जी देता है। ये खाना धीरे धीरे पाचन तंत्र को नुकसान भी पहुंचाता है। इससे पेट फूलने और अपच की समस्या उत्पन्न हो सकती है और हमारे शरीर में ऊर्जा की भी कमी हो सकती है। ये कुछ तथ्य राजसिक आहार के थे। आइए हम तामसिक आहार और उससे प्राण ऊर्जा पर होने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तामसिक भोजन वह भोजन है जो शरीर और मन को सुस्त करते हैं। इनके अधिक सेवन से जड़ता, भ्रम और भटकाव महसूस होता है। मांसाहारी आहार, शराब, बासी या पुनः गर्म किया गया भोजन, अधिक वसा युक्त भोजन, अत्यधिक भोजन सेवन करना
अत्यधिक तेल युक्त और अत्यधिक मीठा आहार इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये शरीर में तामस गुण उत्पन्न करते हैं। इनको लेने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि जो हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं, क्या यह हमारे लॉन्ग लाइफ के लिए उचित है? क्या यह हमारे शरीर के लिए उपयुक्त आहार है, जिससे मन, वाणी और विचार सब प्रभावित होते हैं? हम तामसिक आहार जैसे मांस को लेते हैं तो मांसाहारी जीव के दांत अलग होते हैं या उनकी इंटेस्टाइन अलग होती है। जैसे मांसाहारी जीवों के दांत नुकीले होते हैं, उनकी आंतें छोटी होती हैं। हम मनुष्य योनि में उत्पन्न इंसान की आंत 8 मीटर के करीब लंबी होती है। मांस शरीर में लगभग इंसान के शरीर में लगभग इसका पूरा डाइजेशन 36 घंटा के अंतर्गत होता है। और छोटी आंत वाले लोग या जीव जो मांसाहारी हैं, वो मांस को पचाकर या डाइजेस्ट कर छोटी आंत होने के कारण तुरंत बाहर निकाल देते हैं, जबकि मनुष्य की आंत लंबी होती है और अच्छी तरह से पाचन न होने के कारण उसमें सड़न होने लगता है, जो हमें अनेक रोगों की तरफ ले जाने का कार्य करता है। किसी भी रूप में मांसाहारी भोजन मानव जीवन या मानव शरीर या मानव डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उपयोगी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा होगा कि हमारे पुरखे या पुराने पुरखे लोग क्या मांसाहारी थे? कभी आपने विचार किया है? मुगलों के पहले कोई भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कोई भी राजा महाराजा या कोई इंसान क्या मांसाहारी था? महाराणा प्रताप अगर जो मांसाहारी होते तो घास की रोटी क्यों खाते? इससे साबित होता है कि मुगलों के पहले ये मानव जाति मुख्य रूप से भारतवर्ष के लोग मांसाहारी नहीं थे। ये देन मुगलों की है। मजबूरी में या किसी कारणवश मुगलों से संबंध बनाने के कारण या निमंत्रण वगैरह में या गुलामी के कारण मजबूरी में कुछ लोगों ने धर्म स्वीकार कर लिया या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, या कुछ लोगों ने उनके यहाँ आने जाने से उनके संग के साथ मांसाहारी हो गए। जो आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मांस बहुत प्रिय भोजन है, उचित भोजन है। स्टेटस सिंबल के रूप में इसको लोग खाना चाहते हैं। इसको बदलना होगा, इस सोच को बदलना होगा। अंग्रेजों ने हम भारतीयों को शराब पीना सिखा दिया। ये सारे दुर्गुण मांसाहारी या शराब पीने वाला पहले भारतीयों में नहीं था। कहीं से आप मुगलों के पहले का इतिहास उठाकर देखें। चंद्रगुप्त के शासनकाल से उनके गुरु चाणक्य थे, क्या वो मांसाहारी थे?
क्या चंद्रगुप्त कहीं इतिहास में मिलता है कि मांसाहारी था, या महाराणा प्रताप थे, या कोई भी राजघराना? ये हम लोग, ये विकृति गुलामी का कारण है। हमने गुलामी काल में ये सीखा है, जिसे हमें इसे त्यागना चाहिए। बहुत लोगों को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो सत्य है, हकीकत है, उसकी चर्चा करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर। करंट अफेयर में कुछ तात्कालिक देश विदेश का न्यूज होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट, हर वर्ष 28 जून को भारत में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 28 जून को भारत में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट समझौते के तहत नेपाल देश के नागरिक भारत में 1 लाख रुपए तक की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फिर एक बार, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट समझौते के तहत नेपाल देश के नागरिक भारत में 1 लाख रुपए तक के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तुरंत। नेक्स्ट, 12वां विश्व हिंदी समागम में डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया। 12वां हिंदी समागम पुरस्कार डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, जयपुर मिलिट्री स्टेशन में पहली प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क का उद्घाटन किया गया। जयपुर मिलिट्री स्टेशन में पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट द्वारा निर्माण सड़क का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। फर्स्ट, जिसमें भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BHSM और भारतीय सुरक्षा अधिनियम BSA दिसंबर में संसद में पारित किए गए थे। ये पुराने 3 आपराधिक कानूनों का जगह लेंगे। यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट में करंट अफेयर और आयुर्वेदा और मोटिवेशन के साथ नए टिप्स, नए कंटेंट के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।